नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसके बाद आपका जो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास के बीच क्या डिफरेंट है, इन सारे टॉपिक को कवर कर दिया है। आज के सेशन में एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। और आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड और ये सब समझ लिया जब आप क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे इसी तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। बस यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। तो शांति से 45 से 50 मिनट देखिए, सारा डाउट इसके रिलेटेड आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर फील्ड होता क्या है। आप बताओ, फील्ड हम क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वो डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है इफेक्ट, उसी को हम उसका फील्ड बोलते हैं। तो चलो यहाँ समझते हैं। हम मान लेते हैं कोई हमारा एक टेस्ट मास है, ठीक। ये हमारा टेस्ट मास है, एकदम छोटा सा मास, जिसको हमने एक रूम में रखा। अब जब इस रूम में रखा तो इस पे क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि अगर दो मास एक दूसरे के, दो या दो से अधिक कोई भी मास इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जो ये छोटा सा मास रखा हुआ है एकदम, इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है। अब जब इस पे फोर्स आया तो ये क्या करेगा? ये हमारा मूव करना शुरू कर देगा। और ये क्यों मूव कर रहा है? इस पे कोई ना कोई इफेक्ट आया है। इसको और सिंप्लीफाई आपको करते हैं, ये हम एक पर्दा लगा देते हैं, ठीक। ये मान लो कोई एक कर्टेन है, इसके पीछे हम एक बहुत हैवी मास रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये एक बहुत ही लार्ज मास है तो ये छोटे मास को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा। तो जिससे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये मोशन करना शुरू कर देगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? और ये मास हमारा क्या है? बहुत ही छोटा मास है, ठीक है। अगर ये बहुत ही छोटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट m टेंड्स टू 0। ये हमारा टेस्ट मास है। समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बोलिए आप। देखो शांति से अच्छे से देखिए, शुरू में एकदम बेस आपका बना रहे, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, आगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछा आप उसको आसानी से कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि सारी चीजें मैं एकदम बेसिक से उठाता हूँ। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगा। जो ये इफेक्ट इस पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिस इफेक्ट के कारण ये हमारा छोटा सा मास इस हैवी मास की तरफ जा रहा है, उस फील्ड को, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया कि नहीं? फिर से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, इन अ रूम व्हेन वी पुट अ स्मॉल मास m, इट स्टार्ट मूविंग विथ इफेक्ट। आप किसके इफेक्ट में जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ना। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से कुछ हम समझते हैं क्या क्या हो रहा है। अब आप बताओ, जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या वो दिख रहा है? कहीं वो दिखता नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। वो हमारा इनविजिबल है, जो इस पे हमारा फील्ड लग रहा है, ठीक। ये हमारा इनविजिबल है। और ये जब इनविजिबल है तो इनविजिबल लाइन प्रोड्यूस हुई, जिससे इस पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इफेक्ट आ रहा है। और उसी इफेक्ट के कारण तो हमारा छोटू सा मास इसकी तरफ खींचेगा। और क्या हो रहा है इफेक्ट के बाद? इफेक्ट के बाद जो हमारी, अगर देखो इस पे इफेक्ट आया, इसके बाद ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई न कोई पाथ या लाइन बनी हुई है। वो कौन सी लाइन होती है? उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि तभी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, इसके सेंटर से सेंटर की ऊपर नीचे कहीं तो जाएगा नहीं।
तो ये लाइनें हमारी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो होती नहीं, हमने जस्ट इमेजिन किया है कि ऐसा कुछ होता है। और ये कहाँ से सारी डेवलप हो रहा है, सब कुछ हमारा सोर्स से डेवलप हो रहा है। आई होप ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बोलिए। अब आप बताओ, इसका मैं स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिख रहा हूँ, उसको आप समझिए। जो ये हमारा मास है या मटेरियल है, इसके चारों तरफ जो ये अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में अब आप समझिए कि अगर हमारा कोई ये मटेरियल या बॉडी जो टेस्ट मास से रखा हुआ है, ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल। इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स यार अपना खुद का बनाइए, क्योंकि रिवीजन नहीं तो आप कहाँ से करोगे। द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल, जो ये हमारा मटेरियल है, टेस्ट मटेरियल, मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इस पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखती नहीं है इसलिए मैंने इनविजिबल लिखा है। ये जस्ट एक्सपीरियंस किया जाता है कि ऐसा हो रहा है, जिससे साइंटिस्ट लोगों ने अपना लॉ बनाया। कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां तक इस पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आखिर जब एक्सपीरियंस कर रहा है तो बीच में जरूर वो अपना फील्ड डेवलप कर रहा होगा, तभी तो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यही आपका एकदम बेसिक है। ग्रेविटेशनल फील्ड समझ गए, अब आगे इसकी हम बात और आगे करते हैं। अब आखिर जब ये हमें पता चल गया कि कोई तो ऐसा है जिसके कारण ये इसकी तरफ जा रहा है, अब उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्यों, किस डायमेंशंस में जाएगा, वो सब का हम अगले टॉपिक में कवर करते हैं। तो चलो अब उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो उसकी हम इंटेंसिटी यहाँ मेजर करेंगे। जो फील्ड है वो हमारा मेजरेबल नहीं है, ये जस्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, और हम मेजर क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी की कितनी उसकी तीव्रता है। ठीक है, अब जो ये होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक मास m रखा है, छोटू सा। वो तो हमने जस्ट इनविजिबल मास लिया था, m जो कैपिटल है ना, ऐसा हम मान लेते थे कि इस पर्दे के पीछे बहुत बड़ा सा मास रखा हुआ है। एक्चुअल में होता नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसके सराउंडिंग जितनी भी बॉडी होंगी सब अट्रैक्ट करेंगी, तो ऐसा हमने माना था कि बहुत ही हैवी मास रखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, हमने एक एकदम छोटा सा मास रखा, अब ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करेगा कि नहीं? ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करेगा, और इस मास पर क्या लगेगा, इस मास पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स यहाँ लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो हमारा एक ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी है, इसको हम किससे लिखेंगे? ई वेक्टर नोटेशन से। कहीं कहीं इसको आई वेक्टर से भी दिखता है, तो उसको आप देख कोई भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक और एग्जाम में सब ई वेक्टर के थ्रू देता है, तो इसलिए मैं इसको ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, और यही सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा, यहाँ शांति से समझिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आएगा, उसका फार्मूला होता है हमारा एफ बाई एम। जो हमारा मास यहाँ पे रखा हुआ है, जो उस पे फोर्स लग रहा है, अगर उसके मास से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मेजर नहीं होती, वो जस्ट एक्सपीरियंस की जाती है। इसको नोट करके लिख लो, फील्ड इज नॉट मेजरेबल।
जो हमारा फील्ड है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या मेजर कर सकते हैं? ओनली फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। ये रहा ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला। आगे सारी कहानी अभी हम पॉइंट मास आर्क वो सब का डेवलप करेंगे। अभी जस्ट अब समझते हैं कि आखिर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आई वो किस डायरेक्शन में आएगी। आप बताओ, आप खुद बताओ। जो हमारी डायरेक्शन आएगी इंटेंसिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी आएगा, और इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जो हमारा ई वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी डाउट है तो बोलो, इसको भी मैं नोट करके लिख देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ E vector is same at the direction of force। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपका किसका होगा? इंटेंसिटी की, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये किस पे एक्ट कर रहा है? जो यहाँ पे मास रखा हुआ है तो उसको पूरा लिखिए, विच इज एक्टिंग ऑन मास एम। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास पर लग रहा है, विच इज एक्टिंग मास एम। समझ में आया कि नहीं? इसका फार्मूला हो गया। अब चलो इस पे हम क्वेश्चन करके समझते हैं कि आखिर ये कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, इसका दैनिक जीवन में समझते हैं। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक हमारा रूम है, ये फील करते हैं जो हमने महसूस किया है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि कोई ऐसा है जो इसको खींच रहा है तो क्या है, कितनी इंटेंसिटी आएगी, उसी को हम यहाँ एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक हमारा बॉडी रखा हुआ है, कोई एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास m है, और m इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है? 5 kg दिया हुआ है। इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स वो कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बताना है, ई वेक्टर कितना होगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ई वेक्टर, ये अभी जस्ट हमने देखा क्या था, इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है। जिस भी मास पे पूछे उस पे जितना फोर्स लग रहा हो उसके मास से डिवाइड कर देना, वही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक, F/m। जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 20/5, ये क्या निकल के आएगा? 4। अब देखो यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन और मास का यूनिट केजी, न्यूटन केजी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन का यूनिट एसआई में, एसआई में इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका हुआ है? न्यूटन का। और इसके अलावा हमारा क्या है? केजी है, 1/kg। तो यहाँ पे देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? किसकी यूनिट? एक्सेलरेशन। जो हमने पिछले सेशन में देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही ये सेम निकल के आई है। तो एक तरह से आपका क्या है? ग्रेविटी की इंटेंसिटी है। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता था उसकी कितनी इंटेंसिटी है उसको मेजर करता है। एक तरीके से आप इसको ये भी बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसके बारे में, इसका ई वेक्टर का हम क्या वो कर देते हैं, इसका डायमेंशंस और यूनिट लिख देते हैं। डायमेंशंस और यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका? F/m है। तो यूनिट हमारा क्या होगा? यूनिट होगा हमारा न्यूटन पर केजी। यूनिट है हमारा न्यूटन पर केजी। और क्या है? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारा कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसका डायरेक्शन है, और किधर डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या है? ई वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है, इसको याद रखना। ठीक,
और क्या है इसका डायमेंशंस, इसका डायमेंशंस तो हमारा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन जो निकल के आएगा मीटर का एल, टाइम का t-2। और क्या हो रहा है फोर्थ पॉइंट, इसकी जो यूनिट है वो सेम है। वो क्या है सेम, जो हमारा एक्सेलरेशन का होता था उसको आप नोट कर लेना। अब आप देखो सारी कहानी हो कैसे रही है। पहले हमारा क्या आ रहा है, पहले हमारा मास आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले हमारा क्या आएगा, मास। जब मास आएगा उसके बाद वो क्या महसूस करेगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करेगा, करेगा कि नहीं, उस पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, जिसके कारण क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा फोर्स आएगा, मास आएगा, मास अपना फील्ड जनरेट करेगा, फील्ड के बाद तब फोर्स आता है। समझ में आया कि नहीं। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि क्या पहले फोर्स आया है, तो बिल्कुल नहीं, पहले मास आया है उसके बाद फोर्स आया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी जस्ट एकदम बेसिक्स है, ये सब अच्छे से आप समझ जाओगे, आगे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। ये सब समझ में आ गया है ना, अच्छे से नोट कर देना, इसलिए मैं इतना टाइम लेके ये सब कर रहा हूँ बेसिक से। फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, इसको समझते हैं कि आखिर इसमें हम करते क्या हैं। मान लेते हैं एक हमारा मास दिया है m, ठीक। अब इसका फील्ड कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा होगा, इसके चारों तरफ जा रहा होगा। अब हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, एक r दूरी पर P पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ मैं कोई एक पॉइंट चलो P ही ले लेता हूं। इस पॉइंट पर हमारा कितना ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, वो हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। एक मास रखा हुआ है, अगर मास है तो क्या जनरेट करेगा, फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं, जरूर करेगा। हमसे उसी की इंटेंसिटी पूछी जा रही है। अब इसको कैसे निकालेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ, यहाँ से जहां पे हमसे, देखो इसका मैं आपको एक वो बता रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे कैसे निकालना है। जो डिफिनीशन था, जहां पे पूछे वहां पे आप एक टेस्ट मास रख दो। अगर वो नहीं रखोगे तो फोर्स नहीं बनेगा। अगर ये हमारा पी पे पूछ रहा है तो पी पे तो हमें कोई एक मास चाहिए जिसके कारण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा, है कि नहीं। उसके बाद ही तो हम E इक्वल टू एफ बाई एम करेंगे। तो जहां पे पूछे, इसका मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूं। वेयर आस, इसको आप लिख लो, जहां पे पूछे वहां पे आप एक पॉइंट मास रख लो। वेयर यू वांट टू कैलकुलेट, ये स्टेप है, अच्छे से याद रखना। कैलकुलेट, पुट अ पॉइंट मास एम। और ये किसके लिए बजट है, सारा पॉइंट मास के लिए है, यूनिफॉर्म और उस सब के लिए मत करना। हम यहाँ पे एक छोटा सा मास एम रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे कितना लग रहा है। दूसरा स्टेप, देन फाइंड फोर्स, जो इस छोटू से मास पर लग रहा है, देन फाइंड फोर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोटा सा मास है सारा कैलकुलेशन हम इस पे करेंगे, इसी छोटे वाले मास से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टेप थर्ड, डिवाइड बाई पॉइंट मास जो हमने माना था, ठीक है। देखो एक कैपिटल एम से मत डिवाइड कर देना। ये हमारे स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के। अब इसको कैसे यूज करेंगे, चलो इसको समझते हैं। अब जो जो हमने बोला उसको यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे देखते हैं। ये है हमारा मास m, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जा रही है। डिस्टेंस है r वेक्टर इसके बीच। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे पूछे वहाँ पे एक पॉइंट मास एकदम छोटा सा रख दो। मैंने एकदम छोटा सा मास m रख दिया, ये इमेजिनरी मास हमने रखा है, जस्ट इसको रख दिया। अब आप बताओ, जब इस पे मैं रखा तो क्या इस पे लगेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि ब्रह्मांड में कोई भी मास है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो एक कैपिटल एम क्या करेगा, अगर ये छोटा है तो अपनी तरफ खींचेगा,
जिससे छोटा m क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स। और एक कौन सा फोर्स आएगा, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा फोर्स आया, F इक्वल टू हमारा G क्या आता था, m इंटू एम डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। तो चलो इसको निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता था, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाई m। समझ में आया कि नहीं? कौन से m से डिवाइड करना है, जो मास हमने माना है उससे डिवाइड करना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, GM बाई आर स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ छोटे m से m क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आया, क्या निकल के आया, GM बाई आर स्क्वायर। देखो जो मास था वो कितना फील्ड बनाएगा, वो GM बाई आर स्क्वायर इतना फील्ड बनाएगा। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, अभी हमने डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो ई वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर आएगा, ई वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फोर्स की ही डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है तो उधर ही हमारा ई डायरेक्शन आएगा, ई वेक्टर की। अब आप ध्यान से देखो, ये किसकी तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। और हमारा आर वेक्टर किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पे क्या साइन लगा देंगे, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस GM बाई आर स्क्वायर। क्यों लगाएं, आप यहाँ से लॉजिक के साथ फील भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कैपिटल M इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ से हम माइनस साइन हमारा क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन हमारा इंडिकेट करता है टुवार्ड्स द मास M, जो हमारा कैपिटल मास था, टुवार्ड्स द मास M। समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालना है स्टेप्स। जिस भी पॉइंट पे पूछे वहां पे एक एकदम छोटा सा मास रखो और इसके बाद आप वहां पे फोर्स निकालो और उस छोटे से मास से डिवाइड कर दो, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो समझते हैं अगला पॉइंट इसका, प्रॉपर्टीज। जो अगला प्रॉपर्टीज है क्या क्या था, एक तो वेक्टर, ये सब सारी चीजें हो गई हैं। अब समझते हैं कि सुपर पोजिशन, इसको यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। जो हमारा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या हमारा होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को ये फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा दो या दो से अधिक मासेस हैं और वो किसी एक मास पर ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहे हैं, तो सबका वेक्टर सम ले लेते हैं, जो उस मास का नेट आपका क्या होता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक मास यहाँ है m1, जो यहाँ से हमारा r1 दूरी पर रखा हुआ है। एक और मास है m2, जो यहाँ से हमारा r2 दूरी पर रखा हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर हमें इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, इस P पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। ई वेक्टर हमसे पूछ रहा है, जो हमारा नेट ई आएगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि कोई भी जो पॉइंट पर पूछा है उसके सराउंडिंग में जितने भी मास उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहे हैं, सबका वेक्टर सम ले लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके ए फील्ड बना रहे हैं, इसका सोल्यूशंस देखिए। यहाँ पे अगर हमें पी वेक्टर पे निकालना है, ई वेक्टर पी जो हमारा नेट आएगा, ये किसका किसका सम आएगा, वेक्टर सम। एक तो ये फील्ड बनाएगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, है कि नहीं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से समझिए। और इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर, इस बात को याद रखना, नॉर्मल सम मत कर देना स्केलर। अगर इनके बीच कभी एंगल और वो सब दिया रहेगा तो आप इसका वेक्टर सम होगा।
अब P पर एक कितना एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, अब भी हमने देखा पॉइंट मास के कारण। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मास m रख दें, एकदम छोटू सा मास स्मॉल m, तो इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी बनेगी, G m1 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। और इसके कारण यहाँ पे कितना बनेगा, इसके कारण यहाँ पे बनेगा आपका G m2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। अभी पिछले ही टॉपिक में एकदम डिटेल में इसके बारे में पूरा एनालिसिस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दो जरूरी नहीं कि दो मास रहें, जितने भी नंबर आप मास रहें, जिस पॉइंट पर पूछ रहा हो सबका इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के वेक्टर सम कर दीजिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एस.सी. वर्मा का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जो लोग इसके प्रॉपर्टीज में बताते हैं वो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर प्रॉपर्टी नोट करेंगे। तो मान लेते हैं एक हमारा ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है, इक्विलैटरल ट्रेंगल है। ये बुक का है, अच्छे से समझिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। इसके तीनों साइड क्या रखे हैं, मास m रखा हुआ है, सबका मास m ही है, ठीक। इसका भी मास m, इसका भी मास m, और हर साइड का लेंथ कितना है, a है, इसका भी a है, इसका भी a है। अब आपसे पूछ रहा है आपको क्या बताना है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। कहाँ पे बतानी है, एक तो एकदम इसके सेंटर पर बताना है, इसके सेंटर पर, जिसको हम नाम दे देते हैं x, और दूसरा इसके मिड पॉइंट पर, जो आपका नीचे का वर्टिसेस है, इसके मिड पॉइंट पर बताना है, इसका नाम दे देते हैं y। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड ex एंड ey। अब आप ध्यान से बताओ, एक एक को लेके हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम किसको लें, x को लेते हैं, इसके बाद हम y पे निकालेंगे। अब x पे आप बताओ कौन कौन सा फील्ड बनाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अलग बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, भले टाइम लगेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए एक बार टाइम दो और अच्छे से समझ लो। जल्दबाजी करोगे, भगाक देखोगे, फिर से आपको डाउट आएगा। यहाँ पे अच्छे से समझिए। अभी हम किसको केवल ले रहे हैं, एक्स को। अब आप बताओ, जब मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, तीनों मास क्या लगाएंगे इस पे, तीनों मास हमारा फील्ड जनरेट करेंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों मास हैं यहाँ पे, तो इसके कारण जो फील्ड आएगा एम ऊपर वाले की तरह, ये आएगा एक्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण जो जनरेट करेगा इधर, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो वही होगी। ये जिस पॉइंट पर पूछ रहा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो आपके ई वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही आएगी। अब अगर मास आपके बराबर है, तो जो आपका ई है वो बराबर होगा कि नहीं, वो भी ई बराबर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो बोलो। ये भी ई वेक्टर होगा और ये भी ई वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि जी कांस्टेंट है आपका, ए डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी तीनों डायरेक्शन में बराबर होगी। अब इस पॉइंट पर नेट कितना प्रोड्यूस करेगा, अब आप बताओ नेट हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, अगर इसको हम 1 2 नाम दें तो इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, वेक्टर सम। चलो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3, 1 2 3। अगर हमसे x पे नेट पूछेगा तो हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ई एक्स पे हमारा निकल के आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। कुछ भी डाउट है तो बोलो, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक से चल रहे हैं जैसे जैसे होता है। अब चलो इसको हम बाहर बनाते हैं, जो यहाँ पे बना, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सम है, हमें इसका नेट चाहिए। इधर है, कितनी इंटेंसिटी आई है, ई, एक इधर है और एक इधर है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का कितना एंगल आएगा, इस पॉइंट पर टोटल कितने होते हैं 360, और तीनों इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, इनके बीच में एंगल बनेगा 120 डिग्री।
इधर भी एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री और इधर भी एंगल बनेगा 120 डिग्री। और इनके मैग्नीट्यूड या जो आपका डायरेक्शन है दोनों क्या है, ई वेक्टर, सब सेम ही है। ठीक, वेक्टर नहीं ई ही दिखते हैं। अभी आपको ताकि रिजॉल्व करेंगे वो सब डायरेक्शन तो हम डायरेक्ट दिखा दिए हैं। ठीक, अब इनका नेट निकालना है, क्या करोगे, होरिजेंट देखो यहाँ से तो देख के आपको आ रहा है रिजल्टेंट इनका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। लेकिन कैसे आएगा, चलो उसको हम डिराइव करके एक एक देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर है आपका और इधर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों ई है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। अगर ए एंगल हमारा 120 डिग्री है तो ए एंगल हमारा कितना होगा, अगर ए एंगल हमारा 120 डिग्री पूरा है, जस्ट उसका हाफ, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री यहाँ से बनाएगा। अगर ये यहाँ से हमारा देखो 120 है तो उसका हाफ, जस्ट लाइन उसको डिवाइड करती हुई जाएगी, तो यहाँ से एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ से भी कुछ भी डाउट है तो बोलो, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से समझिए, नहीं तो अगर यहीं से डाउट होगा तो आगे आप समझ नहीं पाओगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलो इनका कंपोनेंट देते हैं। जब इसका हम इधर कंपोनेंट देंगे कितना निकल के आएगा, इधर हमारा निकल के आएगा, इधर आपका क्या निकल के एंगल यहाँ से बना रहा है, मैंने आपको बताया था रिजॉल्व कैसे करते हैं। इधर से एंगल नहीं बना रहा है उधर इसका आएगा साइन कंपोनेंट, ई साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। इधर क्या निकल के आएगा, इधर भी आपका निकल के आएगा ई साइन 60। और वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में हमारा निकल के आएगा इधर क्या निकल के आएगा, ई कॉस 60। और दूसरे वाले के लिए, इसके लिए भी ई कॉस 60, ई कॉस 60। और इसके लिए भी निकल के आएगा ई कॉस 60। कुछ भी डाउट है तो बताओ। अब आप ध्यान से देखो यार, जस्ट रिजॉल्विंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, मैकेनिक्स अच्छे से देख लेना, पूरे फिजिक्स में उसका यूज होने वाला है। अब आप इन दोनों डायरेक्शन को कंसीडर करो, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और इसको हमने वाई मान दिया है। तो ई साइन 60, ई साइन 60 क्या है हमारा, ये तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, होरिजेंटल डायरेक्शन में आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वो सारे जीरो हो जा रहे हैं। तो जो हमारा इस डायरेक्शन में होरिजेंटल में था वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और अगला क्या है, अब ऊपर की तरफ देखते हैं, जो हमारा ऊपर है, ई इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, ई इक्वल टू हमारा निकल के आएगा नीचे 2e कॉस 60। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2e इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ से E इक्वल टू निकल के आया E, जब इसको करेंगे तो E इक्वल टू क्या हमारा निकल के आ जाएगा, E वेक्टर नेट वो हमारा निकल के आ जाएगा जीरो। देखो जो हमारा यहाँ पे पूछा गया था, इसके जस्ट सेंटर पर यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया, जीरो। तो यहाँ से जो हमसे ई एक्स पूछा गया था वो हमारा निकल के आया है जीरो। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आई है, अगर हमारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के अबाउट जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे देखो मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द मास इज, अभी इसको देखो, कभी आपको क्या रेक्टेंगल बना के उसके चारों कोने पर रख देगा, कभी आपको पैरेललोग्राम कुछ भी बना के रखे, अगर मास आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस पॉइंट पर नेट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। इफ द मास इज, देखो यहाँ मैंने कैलकुलेशन के साथ भी दिखा दिया, जस्ट अगर रटवा देता तो आपको ये फील नहीं आती कि आखिर जीरो हो क्यों रहा है। इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, तो जो उस पॉइंट पर हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, ई वेक्टर नेट, ए हमारा निकल के आएगा जीरो। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। चलो अब तो इस
पॉइंट पे बात हो गई। अगला हमसे पूछा था ई वाई पे। अब चलो ई वाई पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं और एक एक ही क्वेश्चन अच्छे से करिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जाके पी वाई क्यू लगाइए, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक बार ना आए तो उसको 2 बार समझिए। अब y के लिए हम जहां y पे पूछा है ई वाई, वहां पे एनालिसिस करते हैं। क्या था हमारा, एक एक ट्रेंगल था, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। यहाँ पे हमारे मास m रखे हुए थे, 1 2 3। अब हमसे कहाँ पे पूछ रहा था, अब हमसे जस्ट इसके मिडल पर पूछ रहा था y। यहाँ पे हमारा कितना इसकी इंटेंसिटी आएगी। यहाँ तो देखो ध्यान से ही, इसके कारण जो पॉइंट मास 2 है, ये क्या आएगा, इसकी इंटेंसिटी इधर आएगी कि नहीं, इसकी इंटेंसिटी इधर आएगी और 3 इधर आएगा। अगर मास सेम है तो दोनों क्या होने वाले हैं, अगर ये हमारा E2 है और ये हमारा E3 इस पे जनरेट करेगा और ऊपर क्या जनरेट करेगा हमारा E1, इस पॉइंट पर यही तीनों जनरेट करेंगे कि नहीं। अब जो आपके E2 एंड E3 है, ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे मैं सुपर पोजिशन लगाता हूँ। अगर जो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी y पॉइंट पर पूछा है, वो हमारा निकल के आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, आपके E2 और E3 क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इनका क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये निकल के आएगा हमारा 0। क्यों आया, यहाँ पे लिख देता हूँ। E2 वेक्टर एंड E3 जो हमारा है, ये क्या है, R इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, R इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अच्छे से समझो, ऐसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रख रख के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर आप समझ लोगे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस जहाँ ग्रेविटेशनल है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, इसलिए आप देख रहे हो बार बार इलेक्ट्रिक का रहा है। और जहाँ पे यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और यहाँ मास है वहाँ चार्ज आ जाएगा, और कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारा ई वाई निकल के आएगा, ये पूछ रहा है हमारा क्या निकल के आएगा, E1 वेक्टर के बराबर। तो चलो हम किसी तरह इसको निकालते हैं। ई इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस आएगी कि नहीं, पूरा ये डिस्टेंस होगा जो हमारा होता है E1 वेक्टर या ई वाई, ये हमारा निकल के आएगा। जी सबका मास कितना है, m है, तो ये निकल के आएगा Gm/r²। अब यहाँ पे सब m पता है, g कांस्टेंट है, लेकिन r हमें नहीं पता है। तो हमें ये दिया हुआ है a, दिया था कि नहीं, इसकी साइड हमें a दी हुई थी। अब चलो इसको यहाँ पे हम r की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जिसकी हमें ये दिया है डायमेंशंस a, इसका भी a, इसका भी a। अब यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है कि नहीं, 60 डिग्री होगा इसका एंगल। और यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको हमने माना है डिस्टेंस कितनी है, r। तो यहाँ से बताओ r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अरे यार जब रिजॉल्व करोगे a sin 30 आएगा कि नहीं, r इक्वल टू। तो यहाँ से हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू a साइन, एक मिनट, यहाँ से हमारा r इक्वल टू क्या किया, कंपोनेंट लिया हूँ जस्ट इसका, r इक्वल टू हमारा किधर आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे साइन 60, इधर एक कॉस 60, तो r इक्वल टू a साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, a √3/2। अब r की वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं, तो जो हमारा ई वाई पूछा था, ई वाई हमारा कितना निकल के आएगा, ई वाई हमारा निकल के आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ करिए gm, r की वैल्यू कितनी है, a √3/2 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करोगे 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ई वाई इक्वल टू 4gm। और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर। ए हमारा कहाँ पे आया, ये हमारा जो उस लाइन के बीचों बीच में पूछा था वहां पे। समझ में आया कि नहीं। और इसकी डायरेक्शंस किधर होगी, टुवार्ड्स ए की तरफ।
टुवर्ड्स 1। याद है ना हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं, जहां पे पूछता वहां एक जस्ट पॉइंट मास मान देते हैं, फिर उस पे जो भी लग रहा हो फोर्स उस छोटे से मास जिसको हमने माना है उससे डिवाइड कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेन इसमें मेरा एक क्वेश्चन लेने का यही मोटो था कि अगर कोई भी मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके सेंटर पर जो हमारा ई नेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, जीरो। यहाँ पे लिख लेना, इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली देन ई नेट इक्वल टू जीरो। ये हमारा कहाँ आता है, उसके सेंटर पर, जहाँ पे वो जिसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगला टॉपिक लेते हैं। इसके रिलेटेड जितना भी था वो हमने कवर कर लिया है। अब एक आता है जीरो इंटेंसिटी। आखिर आप बताओ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, चलो इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लेता हूं हमारे दो मास हैं, ठीक। देखो मैं इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक ही बार। देखो मेरा मेन मोटो रहता है जो एकदम कमजोर बच्चा है उसको भी समझ में, कमजोर तो कोई नहीं होता, बस समझने का फर्क होता है। जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो भी देखे तो उसको ये वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इसको इसके सेंटर पे करते हैं, नहीं बहुत लोग कमेंट करेगा। ये दो, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगता है, सेंटर के अबाउट लगता है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, जब ये दोनों मास m1 m2 है तो ये क्या करेंगे, इनके बीच क्या जनरेट होगा, फील्ड जनरेट होगा कि नहीं। इन दोनों बीच अपना अपना फील्ड जनरेट करेंगे, लेकिन इनके बीच कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, जीरो इंटेंसिटी होगी, वहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। तो हमसे वही फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि आप इन दोनों के बीच वो पॉइंट बताइए जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है। अब उसको कैसे सॉल्व करोगे उसी को हम आइए समझते हैं। और जीरो क्यों हो रहा, क्योंकि देखो ये अपना जनरेट कर रहा होगा, ये अपना जनरेट कर रहा होगा, इनके बीच में जरूर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो न्यूट्रल होगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई भी इफेक्ट महसूस नहीं होगा। अब चलो इसको समझते हैं, ये समझ गए कि नहीं। हमारे दो बॉडी हैं m1 और m2 जो एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इन वो पॉइंट बताओ जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो, और उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। पॉइंट पी हम एज्यूम कर ले रहे हैं। जो हमारा मास m1 से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। अब अगर ये मास m1 से x दूरी पर है, टोटल दूरी कितनी है, d। तो ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी होगी, d माइनस x। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये जीरो इंटेंसिटी का फील्ड है तो p पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा क्या होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारा ई नेट जो निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, जीरो। यही हमें फाइंड आउट करना किस पॉइंट पर होगा। अब आप बताओ, इनका ग्रेविटेशनल फील्ड m1 का किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये हमारा पॉइंट मास है जिस पे निकाल रहे हैं, यहाँ छोटू सा मास रखेंगे, इस पे फोर्स की डायरेक्शन तो इधर ही आएगी। तो वही मैंने यहाँ पे E1 की डायरेक्शन आपको दिखाई है। इसी तरह E2 का इसकी तरफ खींचेगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका निकल के आएगा E2 वेक्टर, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम केवल इसको भूल जाइए m1 को, अगर हम m2 और ये पॉइंट मास को कंसीडर करते तो फोर्स इधर लगता, जिसके कारण हमारा क्या निकल के आता, g इंटू ए मास डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यही आता था कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नेट हमारा ये जीरो है तो देखो जो हमने यहाँ डायरेक्शन लगाया वहां पे एज्यूम करके उसको यहाँ प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं।
अगर ई नेट हमारा 0 है तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इसका सम क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से हम E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ध्यान से आप देखो, जो हमारा E1 और E2 है ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इनके बीच पे जो पॉइंट जीरो इंटेंसिटी का आ रहा है उस पे तो हमारा मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखो, या तो बोलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर सेम इंटेंसिटी। जो इनकी इंटेंसिटी है सेम इंटेंसिटी, लेकिन ये डिफरेंट कहाँ पे हो रहे हैं, डायरेक्शन में। सेम इंटेंसिटी बट डायरेक्शन इज अपोजिट। यहाँ पे आप देख लो माइनस के साथ आया है, डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ आप फिजिकली भी इसको महसूस कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं। अब वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसको चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक, अब E1 हमारा क्या निकल के आएगा, GM1, इनके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस GM1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यही आएगा ना, माइनस, और एक माइनस पहले से है कि नहीं, माइनस जी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ से GM2 डिवाइडेड बाय, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स का स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, पॉजिटिव कैसे हुआ। अरे यार देखो, यहाँ से E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2, यहाँ पे हमने डायरेक्शन के साथ रखा था तभी तो आया था दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पे फोर्स और उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्लस निकल के आएगा। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। और अगर आपको वेक्टर के साथ ना लिखना रहे, डायरेक्शन तो आपको पता ही है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आप बिना माइनस लगाए भी कर सकते हो। ये तो जस्ट मैं आपको फील देने के लिए ये सब दिखाया। ठीक, अब चलो यहाँ पे G से G कैंसिल हो गया। अगर हमसे पूछे इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पे x बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, इक्वल टू, इधर एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या निकल के आएगा, m1 बाई m2। जब भी हमसे डिस्टेंस पूछेगा उस फील्ड पर हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 कर देंगे और आसानी से आंसर निकाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो डायरेक्शन में आप कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्शन बहुत जगह माइनस इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो टुवर्ड्स द उसकी तरफ खींच रहा है, इसीलिए वहां पे माइनस साइन लगाते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। लेकिन मैं देखो टुवर्ड्स डी एम, या आपसे अगर यहाँ पे पूछेगा कहाँ से निकाल रहे थे, M1 से कितने दूरी पर आएगा, यहाँ से x निकाल देना और d माइनस एक्स कर देना। अगर M2 से दूरी पूछे तो M2 से डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है हमारा मास m, एक मिनट, m को बाहर लिखते हैं, इसके सेंटर से सेंटर कनेक्ट होना चाहिए ना। और दूसरा है इससे थोड़ा हैवी मास a है m, और दूसरा है हमारा 4m। ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर रखे हैं। आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी बताइए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड पॉइंट फ्रॉम एम, कहाँ से पूछ रहा है, एम से। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, फाइंड पॉइंट फ्रॉम एम वेयर इंटेंसिटी, कौन सी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। सॉल्व करिए।
आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ। देखो यार, कॉन्सेप्ट यहाँ एकदम डिटेल में आपको पूरा दिखाया हूँ, इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर देखिए, इसके बाद देखना सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। ये है हमारा मास m, ये है हमारा 4m। अब आपको ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 9 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब जिस पॉइंट पे हमारा जीरो इंटेंसिटी आएगी वहां पे हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जीरो आ रहा है, जो इफेक्टिव है हमारा कहाँ से पूछा है, एम से। ठीक, तो अब बताओ हमारा पी पॉइंट पर, मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ भी ये वेक्टर हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इसको हटा देना। यहाँ पे आपको वेक्टर के साथ देखो पूरा दिखा दिया हूँ, यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो आप बताओ पी पर हमारा क्या होगा, पी पर हमारा जो डायरेक्शन आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का आएगा वो अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। तो यहाँ से हम पी की दूरी कितना मान दें, पी की दूरी मैं मान देता हूँ यहाँ से है x। अगर ये x हो गया तो यहाँ से 4m की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 में से x घटा दो, 9 माइनस एक्स। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, अगर p पॉइंट हमारा जीरो इंटेंसिटी है, यहाँ पे हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आएगा, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना m1 के कारण m के कारण आएगा उतना ही 4m के कारण आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8p, p पे हमारा क्या है, E1 इक्वल टू E2। देखो मैं डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, E1 हमारा इधर आएगा, अगर हम मैं 1 मान दूँ, और अगर इधर 2 मान दूँ तो इधर आएगा E2। ठीक, कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे अपने आप कर दोगे। E1 इक्वल टू हमारा क्या है, जी, फार्मूला होता है GM/r²। आर की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस यहाँ से GM, डिस्टेंस हमने माना है P से, जहाँ से डिस्टेंस माने हो, GM/x² इक्वल टू इधर G, मास कितना है 4 इंटू m, डिस्टेंस कितनी है 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, बचा क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इधर बचा 9 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा 4। अब जब अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 9 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो एक माइनस एक्स है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, 3x इक्वल टू 9। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे निकल के आएगा 3 मीटर। तो जो हमारा m से कितने दूरी पर इंटेंसिटी जीरो होगी, 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर छोटा मास है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये तो यार आप फील भी कर सकते हो कि अगर कोई हैवी मास है वो तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जनरेट करेगा ना। देखो यहाँ से जो 4m इससे 4 गुना है, वो कहाँ तक, 6 मीटर तक जनरेट कर रहा है, और जो m है वो कहाँ तक जनरेट कर रहा है, 3 मीटर तक, जहाँ पे जाके इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इस कॉन्सेप्ट का यूज इसीलिए किया जाता है कि इस मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक हमारी मैक्सिमम जा सकती है। तो इसके कारण कहाँ पे जाके जीरो हो रही है, 3 मीटर पर, और ये इसके कारण कहाँ तक आ सकती है, 6 मीटर पर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अगर कभी क्वेश्चन में पूछे असर्शन या रीजन करके आता है कि अगर छोटा मास है तो क्या करेगा, वो छोटा फील्ड जनरेट करेगा, और हैवी मास है तो ज़्यादा फील्ड जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। जितना भी मैंने आपको आज सिखाया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रेविटेशनल फील्ड को फिनिश करेंगे। अभी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्पेयर और हालो स्पेयर का रह गया है उसको देखेंगे। इसके बाद जो जनरल आर्क का हम निकालते हैं
उसके बारे में एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज करना। और मैं इतना फोर्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करोगे वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस जो ग्रेविटेशनल हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रो यूज होने लगेगा, और जो यहाँ मास हो रहा है वहाँ चार्ज आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आगे आने वाला आपका ग्रेविटेशन के जितने भी टॉपिक आएंगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का हो चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, वो सारे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होने वाले हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, चाहे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वहां पे क्वेश्चन पेस्ट कीजिए, आपको उसका सोल्यूशंस मिल जाएगा। और हर क्लास खत्म होने के बाद ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं हर दिन क्वेश्चन का पोल डालता हूं, उसको जाके अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए उसकी हैबिट अभी से डालिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा कि जो कुछ आप सीख रहे हो वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जाइए कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन और बनाइए, उसके बाद आके सॉल्व करिए, देखिए सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कुछ भी डाउट हो सब कलेक्ट करके रखिए, आप पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।